एम्प्लॉयमेंट 40 लाख है इकोनॉमी में, तो उस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, संतुलन। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 8 है और आज हम इसी चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 8 में एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन तो जनरली एग्जाम में रिपीटेड वैसे बार बार पूछे जाते हैं और आप एग्जाम में अपने आप को किस प्रकार से इन क्वेश्चंस में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आप एग्जामिनर से ले पाए। वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में मिलने वाली इस चैप्टर 8 नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो इनकम डिटर्मिनेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आगे जाके हम मल्टीप्लायर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लायर है क्या। जब कभी इकोनॉमी लेवल पर इनकम डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं तो दो बातें यहाँ पर हमें पता होना जरूरी है। एक तो है एडी, एग्रीगेट डिमांड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी में इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे और इस एडी की क्या कंडीशन होती है जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी और उसकी क्या टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, हम कैसे हम इसका कर्व बनाते हैं, वो सब हम डिटेल में देखा था अपन ने। और मैं अभी आपको कहूंगा कि या अपील करूंगा कि अगर आपने चैप्टर नंबर 7 नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा या कर रहा हूं, जिससे कि आप उन वीडियोस को पहले आप देखें, समझें बेसिक जो क्या है कि एडी क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एएस क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अगर हमें ये डिटेल में पता होगा तो हम इजी वे से इनकम डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है वो हम अच्छे से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने देखा था कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी हम मॉडल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सी कंजप्शन है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय ऑल द हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी, एंड आई इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हमने ऑटोनोमस डिस्कस किया था, ऑटोनोमस इसको माना था। आगे जाके इसकी क्या क्या एजम्पशंस है हम यहाँ पर वापस डिस्कस करेंगे। फिर एस के बारे में अपन देखा था, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के इक्विवेलेंट होगी और इनकम हमेशा कंजप्शन और सेविंग के इक्विवेलेंट होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन अपने सामने आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, एडी इज इक्वल टू एस। अब एडी क्या है, सी प्लस आई, एस क्या है, सी प्लस एस, इक्वल सी प्लस एस। तो सी से सी गया, क्या बचा, आई इज इक्वल टू एस। मतलब इक्विलिब्रियम या तो हम एडीएस अप्रोच के थ्रू फाइंड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अकॉर्डिंग या इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी अपन जस्ट समझने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम लेवल में हमें देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड 2 अप्रोचेज हैं, एक तो है एडीएस अप्रोच और सेकंड है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एडीएस अप्रोच को डिटेल में समझने वाले हैं। डिटेल में इसमें इसको अपन डीप टच करेंगे जिससे कि आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा, गारंटी से कह रहा हूं मैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं वो सभी प्लान्ड है, एक्स आंटे हैं। 2 प्रकार की वैल्यूज होती है, एक तो एक्स आंटे, एक एक्स पोस्ट। हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ही प्लान्ड या एक्स आंटे वैल्यू को ही यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्स पोस्ट को भी लेते हैं क्योंकि हम आने वाले टाइम पीरियड में इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम फाइंड करें तो एडी कितनी होगी, एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने होंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने होंगे, सेविंग कितनी प्लान होगी, वो सब हम यहाँ पर एक्स आंटे ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर इसकी कुछ एजम्पशंस हैं वो हमें डिस्कस करना जरूरी है। एक तो ये कि सबसे पहला हम 2 सेक्टर मॉडल को ले रहे हैं। जनरली एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं, एक तो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक एक्सटर्नल सेक्टर। मगर इन चारों में से सिर्फ हम इन 2 को ही कंसिडर करेंगे। कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसको हम यहाँ पर लेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि किसी प्रकार से न तो कोई गवर्नमेंट है न कोई फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर है। फिर इन्वेस्टमेंट जो लिया है अपन ने वो लिया है ऑटोनोमस, मतलब हम ये मान रहे हैं कि इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, इसका अमाउंट कांस्टेंट रहेगा,
ये इनकम से इंडिपेंडेंट है, इनकम का इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर नहीं आएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस कंसिडर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो है अपने सामने कि प्राइस लेवल कांस्टेंट लिए अपन ने। जनरली क्या होता है कि एडी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू of all goods and services demanded by all the households, government, external sector, etc. etc. सबका हम यहाँ पर लेते हैं। तो जनरली मोटे मोटे रूप में एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या है, टोटल प्राइस इनटू क्वांटिटी, बस ये वैल्यू है इसकी। अब अगर प्राइसेस चेंज होगी तो जाहिर सी बात है एडी में भी चेंज देखने को मिलेगा, एएस में भी चेंज देखने को मिलेगा, एग्रीगेट सप्लाई में भी चेंज देखने को मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर प्राइस को जो है वो कांस्टेंट मान रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस को ले रहे हैं, जिसमें ये हमने एज्यूम किया है कि एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज भी किया सकता है, डिक्रीज भी किया सकता है, क्योंकि शॉर्ट रन है और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा या स्टेब्लिश होगा तो उस कंडीशन में फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग, एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट की जाएगी बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक, तो जब हम एडीएस अप्रोच को यहाँ पर लेंगे, ध्यान रखिएगा ये जो एजम्पशंस हैं आप चारों देख रहे हैं ना, टू सेक्टर मॉडल, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लिया है, प्राइस अपन ने कांस्टेंट मानी, शॉर्ट टर्म को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों के लिए ही, दोनों कौन, एडीएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन दोनों में ही हम यहाँ पर इन चारों एजम्पशंस को कंसीडर करेंगे। ठीक, अलग से आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एजम्पशन इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच की पूछी तो भी यही चारों हैं, अगर आपको एजम्पशन एडीएस अप्रोच की पूछी तो भी यही चारों आपको मेंशन करनी है। एक भी पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, या चारों भी पूछी जा सकती हैं। अब हम अगर एडीएस अप्रोच को कंसीडर करें सबसे पहले, जो कि मैंने बताया था कि आज के इस वीडियो में हमारा मेन कंसर्न पॉइंट रहेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं कि एडी है क्या। तो आप देख रहे हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमेशा हम डिनोट करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो सी है वो कंजप्शन को डिनोट कर रहा है, और जनरली ये इनकम पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, जैसा कि अपन ने कंजप्शन फंक्शन देखा था। हालांकि जितना चेंज इनकम में आएगा, चेंज इन इनकम इज मोर देन ऑलवेज चेंज इन कंजप्शन। जितना चेंज इनकम में होगा उतना चेंज कंजप्शन में नहीं होता है, ये बात अलग है यहाँ पर। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो अपन ले रहे हैं वो ऑटोनोमस लिया, अभी अपन देखा था, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनकम इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये तो बात हो गई एडी की। अब अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को लें तो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? जनरली ये टोटल नेशनल आउटपुट ही है, क्योंकि इकोनॉमी में जितनी इनकम होगी वही इनकम, जितना प्रोडक्शन होगा एग्रीगेट सप्लाई के रूप में, जितना भी सप्लाई होगी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम जनरेट होगी, और वही इनकम पूरी इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो चार प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को मिलने वाले जो रेम्यूनरेशन है वो चारों रेम्यूनरेशन नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट होंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल नेशनल आउटपुट है, और जनरली हम इसको 45 डिग्री लाइन पर डिनोट करते हैं, जिसकी जैसे से इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, इसलिए इसको हम हमेशा 45 डिग्री लाइन पर ही डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये क्या बताती है कि इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये 45 डिग्री लाइन पर है। तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम कहां होगा? सिंपल सा है बेटा जी, जहां पर टोटल एग्रीगेट डिमांड, एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, ध्यान रखिएगा, और एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों इक्वल होंगे, वहां इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। अब उस कंडीशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, वो हम बाद में बताएंगे, मगर हमें यहां पर सबसे पहले देखना है कि इक्विलिब्रियम होगा कहां होगा? जहां एडी और एस दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं। आपके सामने एक टेबल है, दिख रही है सबको? इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग प्रकार के कॉलम हैं, और इन 8 कॉलम की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट जो कॉलम है वो बता रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट, जो कि लैख में है। क्या बता रहा है कि अगर इंप्लॉयमेंट जीरो, मतलब इकोनॉमी में कोई भी पर्सन वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में इनकम भी जीरो होगी, मतलब कोई प्रोडक्शन ही जनरेट नहीं हो रहा है,
कोई प्रोडक्शन ही जनरेट नहीं हो रहा है तो इकोनॉमी में इनकम भी किसी प्रकार से जनरेट नहीं होगी। मगर कुछ ना कुछ कंजप्शन तो जरूर होगा, जो कि यहाँ पर 40 से डिनोट हो रहा है, और उसको कहते हैं अपन ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी इनकम जब जीरो होगी तो उस कंडीशन में कौन सी इनकम, इनकम अगर जीरो है तो उस कंडीशन में जो भी कंजप्शन होगा वो ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। बार बार बताता हूं आपको, मैं यहाँ फिर बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ध्यान रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए ही नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक्स के स्कॉलर हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या खुद एक टीचर हैं, तो गारंटी से कह सकता हूं कि यह वीडियो, यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के कंसेप्ट जो है आपको आगे भी समझने को जल्दी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जामिनर से ले पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि जब इकोनॉमी में कंजप्शन जो पॉजिटिव होगा जीरो इनकम लेवल पर, उस कंडीशन में सेविंग हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या माना अपन ने, ऑटोनोमस, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है 40 के इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने क्या माना था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पर 40 पर कांस्टेंट है। तो अब बात आती है कि एडी क्या होगी। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सॉरी आई। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई जो है, हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर अब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को प्लस करेंगे। तो अपने सामने हमने जब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस किया तो 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। एडी कितना हो गया, 80। कब, जब इंप्लॉयमेंट जीरो है। जैसे ही इंप्लॉयमेंट बढ़ा तो कंडीशन में इनकम जनरेट होगी, कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160। तो इस प्रकार से अपन ने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को प्लस करके हमने फाइंड किया टोटल एग्रीगेट डिमांड। क्लियर, आगे समझ में कैसे इसको फाइंड किया। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट इज एएस, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल कंजप्शन प्लस टोटल सेविंग। तो यहां पर कंजप्शन भी अपने पास है, सेविंग भी अपने पास है। तो देख सक रहे हैं कि जब कंजप्शन प्लस में 40 है तो सेविंग माइनस 40 होगी। जीरो इनकम लेवल पर कंजप्शन प्लस में होता है तो ऑटोनोमस सेविंग जो होगी वो माइनस में होगी। ये अपन देख चुके हैं, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें। तो यहां पर क्या देख रहे हैं अपन कि एस जो अपन ने फाइंड किया है वो कंजप्शन और सेविंग दोनों को प्लस करके अपने एग्रीगेट सप्लाई जो फाइंड किया है। और फिर नेक्स्ट 120 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 100, 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 200। तो इस प्रकार से अपन ने कंजप्शन और सेविंग इन दोनों को प्लस करके फाइंड किया एग्रीगेट सप्लाई। तो ये तो बात हो गई, हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये अपन ने यहां पर देख लिया है। ठीक है, एड इज इक्वल टू सी प्लस आई, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब इक्विलिब्रियम कहां होगा, जैसा कि अपन एक बार बता दूं कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। देख सक रहे हैं आप, इनकम की जो वैल्यूज हैं सेम वैल्यू यहां पर एग्रीगेट सप्लाई की भी है। दैट्स व्हाई जनरली हम क्या लिखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, टोटल इनकम इन द इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर एडी और एस दोनों इक्वल होंगे। तो देख सकते हैं जब एम्प्लॉयमेंट लेवल जीरो है तो उस कंडीशन में टोटल एग्रीगेट डिमांड 80 है, सप्लाई है जीरो, तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। फिर जब एम्प्लॉयमेंट 10 हुआ तो उस कंडीशन में टोटल एग्रीगेट डिमांड 160, टोटल एग्रीगेट सप्लाई 100। अभी भी यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं 160 और एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ 100 है, मतलब एडी ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े तो 20, 30 और एट लास्ट देख सकते हैं कि इन आउटपुट लेवल पर या इन एम्प्लॉयमेंट लेवल पर यहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। तो अब इक्विलिब्रियम कहां है, जहां पर जब एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में 40 लाख है तो उस कंडीशन में इनकम भी 400 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 400 और एग्रीगेट डिमांड भी 400। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब यानी आने वाले टाइम पीरियड में जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, तो इसका मतलब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, इससे अगर आगे बढ़ते हैं 50-60 एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, ये वाला पोर्शन, तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर एडी इज इक्वल टू एस होगा। इसको ही हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर दो टेंडेंसी एडी और एस दोनों इक्वल है और
इससे पहले एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और इसके बाद एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इस प्रकार से टेबल अपन देखा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। इसी कंडीशन को हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं और आपके सामने है, देख सकते हैं पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है। क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट ई पर जो एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है दोनों इक्वल है। मतलब अभी अपन देखा था 400 इज इक्वल टू 400, ये इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, कुछ ये सिंपल सा टॉपिक है और आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जीरो इंकल नंबर पे कुछ ना कुछ होगी। क्यों? ये जो पॉइंट है ना, ये बताता है ए बार को, मतलब यहाँ पर टोटल कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दोनों की टोटल यहाँ पर हम एम पर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसलिए पॉइंट ई ऐसा है जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर एडी और एस दोनों इक्वल हैं। इससे पहले ये वाली कंडीशन है जहां पर आप देख सकते हो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और ये वाली जो कंडीशन है ये वाली, इसमें आप देख रहे हो एग्रीगेट सप्लाई, ये जो फॉर्मूला है ना एग्रीगेट सप्लाई वो ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। वापस देखिए इसको, ये है एग्रीगेट सप्लाई और ये है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा एक एडी इज लेस देन एस। क्लियर? अब ये 45 डिग्री लाइन पर भी होता है। क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमी में जिस लेवल पर आउटपुट लेवल या इनकम लेवल इंक्रीज होते हैं तो उसी लेवल पर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं इकोनॉमी में। तो इसीलिए यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो अपन ले रहे हैं वो बिल्कुल 45 डिग्री लाइन पर बनेगी। तो ये तो बात हो गई कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, सिंपल सा, जहां पर AD इज इक्वल टू एस। कहाँ होगा? जहां पर AD इज इक्वल टू एस। कहाँ होगा? जहां पर AD इज इक्वल टू एस होगा। तो वो यहां पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगा। मगर जब ये दोनों कंडीशन हो, कौन सी? ये दोनों, एक तो ये, एक ये, मतलब जब AD ज्यादा हो एस से, when aggregate demand is more than aggregate supply, तो डिसइक्विलिब्रियम है। और सेकेंड कंडीशन when aggregate demand is less than aggregate supply, ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। तो इन दोनों कंडीशन को सोल्व कैसे किया जाता है इकोनॉमी, ये वापस ऑटो करेक्ट कैसे होती है, उसको हम यहां पर समझेंगे। तो ये देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो पर देखा है वही सब कुछ है। जनरली ध्यान रखना एग्जाम में डायग्राम में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? जो आपने एग्जाम डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है उसको ही एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो दो कंडीशन अपने सामने हो सकती है, एक तो पहली AD इज मोर देन एस और सेकेंड है AD इज लेस देन एस। तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन AD इज मोर देन एस, अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा? तो इसका क्या मतलब है? पीपल प्लान टू बाय मोर देन फर्म्स प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि AD ज्यादा है, पीपल आने वाले समय में डिमांड ज्यादा करने वाले हैं बजाय एग्रीगेट सप्लाई के। इसका मतलब प्लान स्पेंडिंग एक्सीड्स प्लान आउटपुट। ठीक है, ज्यादा खरीदने के लिए तैयार, इसका मतलब खर्चा ज्यादा करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में फर्मों की जो इन्वेंट्री स्टॉक होगा, अब इन्वेंट्री स्टॉक क्या बता चुका हूं मैं, कोई भी फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो उस कंडीशन में उसका टोटल प्रोडक्शन सेल नहीं होता, जानबूझ के भी कुछ अपने पास प्रोडक्शन रखती हो तैयार माल, ताकि इकोनॉमी में जब भी डिमांड में चेंज आए तो उसके इक्विवेलेंट उसकी सप्लाई में चेंज कर सके, उसका फायदा ले सके। ठीक है, तो ये जो फर्मों का जो अनसोल्ड स्टॉक होता है या उसके पास जो पड़ा रेडीमेड गुड्स होती है जो बिका नहीं है, उसको हम यहां पर कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। सिंपल है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसका मतलब लोग बाग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो फर्मों को अपने इन्वेंट्री स्टॉक में से प्रोडक्शन सेल करना होगा। अब इन्वेंट्री स्टॉक में से प्रोडक्शन सेल किया है तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री स्टॉक यहां पर घट जाएंगे। ठीक है, फर्मों के स्टॉक जो वो घट जाएंगे। अब फर्म इंक्रीजेस प्रोडक्शन, अब इसको वापस मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री स्टॉक, फर्में क्या करती है, अपने जो इन्वेंट्री स्टॉक है उसको वापस मेंटेन करना चाहती है ताकि आने वाले समय में उसका फायदा ले सके सप्लाई करके। तो फर्में क्या करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा।
अब फर्मों को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ज़्यादा लोगों को काम पे लगाना होगा, ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक। तो इस प्रकार से एग्रीगेट सप्लाई वापस थोड़ी सी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी में वापस इक्विलिब्रियम जो है वो रिसस्टेन हो जाएगा, एड इज इक्वल टू एस। तो ये कब तक होगा? प्रोसेस कंटिन्यूस अल्टिल एड इज इक्वल टू एस एंड आउटपुट रिटर्न्स टू ओ वाई। मतलब यहां पर जो प्लांट इन्वेंट्री है वो जो फर्मों की वापस सस्टेन हो जाएगी और इक्विलिब्रियम एड इज इक्वल टू एस हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वापस एक बार लेते हैं शॉर्ट में, जब एडी ज्यादा हो एस से तो क्या होगा? फर्मों का इन्वेंटरी स्टॉक घट जाएगा। फर्मों को अपने इन्वेंटरी स्टॉक वापस सस्टेन करना है तो फर्मों को अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक। अब प्लांट इन्वेंट्री क्या होता है? एक्सपेक्टेड अनसोल्ड स्टॉक, यानी फर्में अपने पास कितना ऐसा माल रखना चाहती हैं जो अनसोल्ड गुड के रूप में उनके पास पड़ा रहे। खुद फर्में चाहती है उनके पास कुछ न कुछ रहे। अनप्लान्ड इन्वेंट्री, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन स्टॉक ड्यू टू एक्चुअल सेल मिसमैच। अब ये कब होता है कि जब सपोज फर्म ये एंटिसिपेट करे कि 1000 का सेल होगी और उसके पास इन्वेंटरी स्टॉक होना चाहिए 200, तो 1000 प्लस 200 वो 1200 का पोर्शन इंक्रीज करती है। तो सपोज अगर सेल 1000 के बजाय मतलब मार्केट में डिमांड 1000 के बजाय 1100 रह जाए तो क्या करना होगा? फर्मों का अपना जो 1000 का पोर्शन है वो तो बेचने पड़ेगा, साथ साथ जो चाहती थी कि इन्वेंटरी स्टॉक उसके पास 200 के रूप में रहे तो उसमें से भी 100 का स्टॉक उसे सेल करना होगा। तो यहां पर उसका इन्वेंटरी स्टॉक 200 के बजाय सिर्फ कितना रह जाएगा? 100। ये कहलाता है अनएक्सपेक्टेड इन्वेंटरी। इसमें कोई भी चेंज है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये हम और नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब एडी मोर देन एस हो तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जरूर ये एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट और जरूर आता है। आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सपोज इकोनॉमी में एडी इज मोर देन एस और एस इज मोर देन एडी, तो कैसे उसको करेक्ट किया जाएगा, क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एडी इज लेस देन एस। अब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो क्या होगा? मतलब पीपल प्लान टू बाय लेस फ्रॉम प्रोड्यूस। मतलब ये है कि फर्में जितना प्रोडक्शन करने वाली हैं उससे कम डिमांड मार्केट में आने वाली है। अब कम डिमांड आएगी तो फर्मों के पास जो इन्वेंटरी स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। अब इन्वेंटरी स्टॉक बढ़ गया तो फर्मों को वापस सस्टेन करना अपना इन्वेंटरी स्टॉक, वो चाहती कि उतने रहे, तो जितनी डिमांड होगी उसके एवज में वो प्रोडक्शन कम करेगी। प्रोडक्शन में कमी होगी तो लोगों को काम से निकाला जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होंगे। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होंगे तो इनकम लेवल भी कम हो जाएंगे, जिससे कि आगे जाके एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी और वापस एग्रीगेट सप्लाई कम होकर एड इज इक्वल टू एस आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन थी ना कि जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो वापस से इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में जो है अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है, एडी इज मोर देन एस, तो कैसे उसको सही किया जाएगा? एडी इज लेस देन एस तो कैसे उसको सही किया जाएगा, यह भी हमने यहां पर डिस्कस किया। अब बात आती है इक्विलिब्रियम में भी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हम जो देख रहे हैं ना कि जहां पर एस और एडी एक दूसरे को कट करेंगे वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल होगा, मगर जरूरी नहीं है कि इस इनकम लेवल पर सभी लोगों को काम मिला हुआ हो, कोई गारंटी नहीं है। उस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ लोग बेरोजगार हों। कैसे? ये जो टेबल अपन देख रहे हैं ना, ये वाली टेबल, इसमें क्या देखा था अपन ने? इक्विलिब्रियम कहाँ है? जब एम्प्लॉयमेंट लेवल 40 लाख है, मतलब इतने पर्सन्स और है इकोनॉमी में, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो तो अनएम्प्लॉयड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमी में एड इज इक्वल टू एस हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि सभी लोगों को काम मिला हुआ हो, सभी पीपल फुली एम्प्लॉयड हो, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, एमसीक्यूज में पूछे तो। और तो इकोनॉमी कैन बी इवन विथ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी हो सकता है। और ये भी अपन देखा कि हमारा जो टेबल में आ रहा था वो 40 लाख पे था, जो कि बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इफेक्ट कर रहा था या रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बात आती है इफेक्टिव डिमांड। ध्यान रखिएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है हम आगे आने वाले
वीडियो जो है सेकंड वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट इस चैप्टर नंबर 8 के। अब हम ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्यों? अभी अपन ने क्या देखा कि जब एडी ज्यादा हो एस से तो क्या किया जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या किया जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को कम करके वापस इसको इक्वल किया जा रहा है। तो चेंज किस में किया जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई में। यानी इसमें इफेक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, एग्रीगेट डिमांड। मतलब हमने जो इस टेबल में डिमांड देखी ना 440 लाख पर जो 400 एग्रीगेट डिमांड है ना, वो इफेक्टिव डिमांड कहलाती है। क्योंकि इसी इफेक्टिव डिमांड मतलब इस डिमांड पर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है जहां पर इसके वापस इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट सप्लाई हो। इसलिए अगर इस इफेक्टिव डिमांड 400 से सप्लाई कम है तो उसको बढ़ाकर 400 पे लाया जाएगा, और अगर इस 400 से सप्लाई ज्यादा है 500 600 तो उस एग्रीगेट सप्लाई को कम करके वापस 400 पे लाया जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। तो सिंपल सा है, इकोनॉमी में जब एडी इज इक्वल टू एस और उस कंडीशन में जो भी एग्रीगेट डिमांड होगी वो इफेक्टिव डिमांड कहलाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 500 होता और सप्लाई भी 500 होती तो इफेक्टिव डिमांड 500 होती। यहाँ पर 300 होता और एग्रीगेट सप्लाई भी 300 होती तो यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड 300 कहलाती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड क्या है, becomes effective because determines the actual output occurs E where C plus I is equal to S, जो कि अपन डायग्राम देखा था। जो पॉइंट E है ना, AS और AD पॉइंट E पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है। बेसिस फॉर किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और किन्स ने इस इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल को लेते हुए ही सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिकैप, आज क्या समझा अपन ने इस वीडियो में। अपन ने देखा कि किस इक्विलिब्रियम कंडीशन एडी इज इक्वल टू एस होना चाहिए, और कैसे एडी के कौन कौन से पार्ट है, एस के कौन से पार्ट है वो अपन ने देखे। इसके दो अप्रोच हैं, एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो भी अपन ने देखा। कौन कौन से इसके एजम्पशंस हैं, एग्जाम में आपको एक भी पूछी जा सकती है, दो भी पूछी जा सकती है, चारों भी पूछी जा सकती हैं। कंजप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कौन सा लिया है अपन ने, कंजप्शन कैसे अफेक्ट होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी, टेबुलर प्रेजेंटेशन अपन देखा है। साथ साथ डायग्राम में भी अपन ने डिफाइन किया है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, और जब डिसइक्विलिब्रियम होगा मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से पहले कहीं है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, पॉइंट ई के बाद कहीं है तो उसको वापस कैसे करेक्ट किया जाएगा, वो सब कुछ अपन ने डिटेल में यहाँ पर समझा है। ठीक, और अब बात आती है लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट क्या है, आप समझ गए। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। आपको लगता है कि वास्तव में कुछ समझ में आया है, कुछ टॉपिक के बारे में आप डीप टच क्या होता है वो समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, समझेंगे जो आई इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच है, आई इज इक्वल टू एस अप्रोच है, वो क्या है, वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है, ध्यान दीजिएगा। एडी और एस अप्रोच भी पूछी जा सकती है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आने वाला है मल्टीप्लायर, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस यूनिट में। तो इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस पे डिटेल में समझेंगे, डीप टच करते हुए। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, जय श्री कृष्ण।